हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया गया है? अब आपसे ये पूछ रहा है कि प्रदेश में जो उपविभाग का पूर्वी पठार है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस पठार को शामिल किया गया है? बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। देखिए, बुंदेलखंड, मालवा और बघेलखंड, रीवा पन्ना, अब इनकी लोकेशन देखिए। तो बुंदेलखंड का पठार आपको यहाँ दिखाई देता है जो कि उत्तर में है। मालवा का पठार जो है आपको दिखाई देता है जो कि पश्चिम की तरफ में है। फिर बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार की, तो ये भी आपको उत्तर और पूर्व में दिखाई देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूर्व में है वो होगा बघेलखंड का पठार। तो इस कारण से यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बघेलखंड का पठार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार है? अब आपसे ये पूछ रहा है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और प्रायद्वीपी पठार। देखिए, जब हम बात करते हैं अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच के पठार की, तो देखो अब समझना है अरावली को। तो अरावली ये आपको दिखाई दे रही है, ये पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। वहीं ये जो है ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला है। और अरावली कहाँ से? तो मालवा के सबसे पश्चिमी भाग से अरावली गुजरती है। वहीं विंध्यन जो है वो मालवा के नीचे स्थित है। इस कारण से हमारा यहाँ पे जो हिस्सा होगा ये मालवा के पठार का हिस्सा होगा। इस कारण से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतरी विस्तार कितना है? मतलब मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार आपसे पूछ रहा है, वो भी पूर्वी। तो 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट और अंत में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हम बताते हैं। तो देखिए, पहले तो 21 डिग्री 6 मिनट वाला पहले ही गलत होगा, क्योंकि ये देशांतरी नहीं बल्कि अक्षांशीय विस्तार है मध्य प्रदेश का, तो ये गलत हो गया। फिर बात कर ले 8 डिग्री वाले से, तो 8 डिग्री तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। और एकदम एग्जैक्ट जब हम बात करेंगे तो एग्जैक्टली जो है वो होगा 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 30 मिनट तक। तो ये एग्जाम सही होगा। तो इसमें हमारा सही आंसर जो है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सही क्या है 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 30 मिनट तक। ये जो देशांतरी विस्तार मध्य प्रदेश का हो जाएगा। अक्षांशीय पूछेगा तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक। निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से भी कम है? कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त जर्मनी। जब मध्य प्रदेश से कम क्षेत्रफल वाले हम पूरे देश की बात कर रहे हैं तो वो देश होगा संयुक्त जर्मनी। ये आपको जर्मनी का एक पर्यटन स्थल दिखाई दे रहा है। तो जर्मनी जो है वो मध्य प्रदेश से क्षेत्रफल की दृष्टि से और भी ज़्यादा छोटा देश है। गंगा और महानदी के बीच जल द्विविभाजक किसका भाग है? मतलब गंगा और महानदी के बीच में ऐसा कौन सा भाग है जो कि जल विभाजक के रूप में कार्य करता है? सतपुड़ा श्रेणी, मैकाल का पठार, बघेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार। तो इसका देखो बिल्कुल सही आंसर, एग्जैक्टली आंसर होगा इसका बघेलखंड का पठार। कि बघेलखंड का जो पठार है वह गंगा और महानदी के बीच में जल द्विविभाजक का कार्य करता है या भाग है। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? मतलब मध्य प्रदेश में कौन सी ऐसी चट्टान है जो कि पृथ्वी के निर्माण के समय सबसे पुरानी चट्टान मानी गई है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है धारवाड़ क्रम की चट्टान, दूसरा है आद्य महाकल्प की चट्टान, तीसरा है गोंडवाना चट्टान और चौथा है दक्कन ट्रेप की चट्टानें। इसका सही आंसर होगा आद्य महाकल्प की चट्टानें मध्य प्रदेश में सबसे पुरानी चट्टान है जो कि पृथ्वी के प्रारंभिक समय से स्थित है। ऐतिहासिक इमारतों को बनाने में कौन सी चट्टान के पत्थरों का उपयोग होता है? धारवाड़, पुराना समूह, गोंडवाना और दक्कन ट्रेप। देखिए, जब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चट्टानों का निर्माण के समय प्रयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा पुराना समूह का प्रयोग किया जाता है। नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली के बीच में
बघेलखंड, मैकाल श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा और मध्य उच्च प्रदेश। देखिए, जब भी हम बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी और अरावली के मध्य में, तो अरावली कहाँ से गुजरती है? अरावली गुजरती है यहाँ से, जो कि मालवा का पठार है उसके पश्चिमी भाग से। और बात कर ले नर्मदा सोन घाटी की, तो नर्मदा सोन घाटी जो है इस हिस्से से गुजरती है और नर्मदा सोन घाटी नीचे से गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बघेलखंड। देखो, बघेलखंड जो है वो किस तरफ में? इस तरफ में। तो ये तो कहीं से लग ही नहीं रहा बघेलखंड, तो बघेलखंड पहले ही कट गया। मैकाल श्रेणी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैकाल श्रेणी जो है, ये जो नर्मदा सोन घाटी बह रही है ना, यहाँ पर है मैकाल श्रेणी, तो इस कारण से ये भी नहीं हो सकता। पूर्वी सतपुड़ा, सतपुड़ा का पूर्वी भाग, अगर सतपुड़ा का पश्चिमी भाग भी बोला होता तो थोड़ी बात समझ में आती। देखो, सतपुड़ा यहाँ पर स्थित है, जब हम डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं कि सतपुड़ा का जो पश्चिमी हिस्सा है वो इस तरफ आता है और अरावली तो इस तरफ है ना, तो पूर्वी तो इधर आएगा, तो पूर्वी सतपुड़ा भी गलत हो जाएगा। तो आंसर बचेगा मध्य उच्च प्रदेश। तो मध्य उच्च प्रदेश वह भाग है जो कि हमारा नर्मदा सोन घाटी और अरावली की श्रेणियों के बीच में त्रिभुजाकार पठार है। कैमूर श्रेणियां किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल द्विविभाजक का कार्य करती हैं? यमुना तथा सोन, सोन तथा हिरन, सोन व नर्मदा, वियरमा तथा सोनार नदी। देखो, जब भी हम बात करते हैं कि किन नदियों के बीच में कैमूर श्रेणी द्विविभाजक का कार्य करती है, तो कैमूर श्रेणी कहाँ पर है आपको पता होगा। तो कैमूर श्रेणी वाला जो क्षेत्र है ना, ये हमारा मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्से के वाला क्षेत्र है, जहां से हम देखते हैं कि अभी आपको पता होगा कैमूर श्रेणी जो है ये सतपुड़ा का ही एक भाग भी है और ये जो है यह यमुना और सोन नदी के बीच में जल द्विविभाजक का कार्य करती है। तो ये आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। मालवा किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है? नर्मदा चंबल, नर्मदा शिप्रा, नर्मदा और यमुना। देखो, जब भी मालवा की बात आ रही है तो आपको बात याद रखनी, देखिए मालवा ये क्षेत्र है ना, तो मालवा जब ये क्षेत्र है तो मालवा से कौन कौन सी नदी गुजरती है? सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो हो गई हमारी चंबल नदी और दूसरी हो गई हमारी शिप्रा नदी, जो कि इंदौर जिले से ही निकलती है। इसके अलावा देखो, नर्मदा जो है, नर्मदा नीचे की तरफ में बह रही है और यमुना जो है, यमुना इस तरफ में बह रही है। तो सही जो है द्विविभाजक का जो कार्य करता है मालवा, वो जो है वह नर्मदा और यमुना के बीच में, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। सर्वाधिक खनिज कौन सी चट्टान समूह में मिलते हैं? आद्य महाकल्प, धारवाड़, पुराना समूह और गोंडवाना। देखो, सबसे ज्यादा जब खनिजों की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा खनिज जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलते हैं। इस कारण से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, धारवाड़ क्रम। लम्हेरा हिल कहाँ स्थित है? पचमढ़ी, जबलपुर, रायसेन और विदिशा। देखो, जब भी हम लम्हेरा हिल की बात करते हैं तो ये जो हिल है ये जबलपुर में स्थित है। इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये लम्हेटा घाट भी जबलपुर में है, तिलवारा घाट भी जबलपुर में, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? 6 जिले, 8 जिले, 10 जिले और 13 जिले। देखो, जब हम राजस्थान की सीमा की बात करते हैं तो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं मध्य प्रदेश के 10 जिले। निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़ों को चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक एवं न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं। तो सबसे ज्यादा किस राज्य को स्पर्श करते हैं ये बताना है, और दूसरा बताना है कि सबसे कम किस राज्य को स्पर्श करते हैं मध्य प्रदेश के जिले। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश गुजरात, राजस्थान महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात। इसका आंसर बहुत ज्यादा क्लियर है हमारा, उत्तर प्रदेश और गुजरात, क्योंकि उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा जिले स्पर्श करते हैं, वही गुजरात को सबसे कम जिले स्पर्श करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताएं जो राज्य की सीमा को नहीं छूते। मतलब ये है कि ऐसे जिलों के बारे में आपको बताना है जो किसी भी राज्य की किसी भी सीमा को स्पर्श नहीं करते, अर्थात अंतः अवस्थित जिलों के बारे में आपको बताना है। 16, 14, 17 और 21। तो इसका सही आंसर है 17 जिले।
ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, 17 जिले। एक चीज और आपको बता देते हैं कि 17 जिले कैसे याद रखने हैं। देखिए 17 जिले, ये मंडला अगर हम इनमें इंक्लूड करते तो ये 18 जिले होते, लेकिन मंडला जो है ना वो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है, इस कारण से यहाँ पर 17 जिले हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित जिलों युग्मों में से उन्हें छाटिए, उसे छाटिए जिनकी सीमा रेखा एक अधिक राज्य को छूती है। बालाघाट झाबुआ, बालाघाट मुरैना, शिवपुरी अलीराजपुर और उपयुक्त सभी। मतलब एक से अधिक राज्यों को छीने वाली सीमा के बारे में हमको बात करनी है। देखो बालाघाट की सीमा छीती है, किस किस को छीती है, तो बालाघाट की सीमा जो है वो महाराष्ट्र को भी छीती है और एक तरफ से छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श करती है, तो इस कारण से ये दोनों तो बिल्कुल सही होंगे। शिवपुरी और अलीराजपुर की जब हम बात करते हैं तो शिवपुरी और अलीराजपुर में से इन दोनों की सीमा भी 2 राज्यों को स्पर्श करती है, तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए। सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा और झाबुआ में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। देखो कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में हमें समय अंतराल बताना है। आपको पता है कि 30 मिनट का समय अंतराल है मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्सों में। तो झाबुआ किस तरफ है, झाबुआ हमको इस तरफ दिखाई देता है, तो पश्चिम की ओर में हमें झाबुआ दिखाई देता है, वहीं पूर्व की ओर में हमें क्या दिखाई देता है, सीधी दिखाई देता है। और सूर्य कहाँ से निकलता है, तो पूर्व की तरफ से निकलता है, और सूर्य यदि पूर्वी की तरफ से निकलता है तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, सीधी जिले में होगा, तो सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। बहुत ही ज्यादा इजी है कि विदर्भ का जो क्षेत्र है हमने मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को दिया है, इस कारण से ऑप्शन नंबर ए हमारा मध्य प्रदेश बिल्कुल सही होगा। इसके साथ में मध्य प्रदेश से 8 जिलों को महाराष्ट्र को दिया गया है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है विंध्यन शैल का, गोंडवाना लैंड का, दक्कन ट्रैप का, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हमने 2-3 बार अलग अलग रूपों में देखा है। इसका सही आंसर होगा गोंडवाना लैंड का भाग है, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। देखो मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं कि कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है, इसका मतलब ये है कि गोंड राजाओं का जिस क्षेत्र में शासन था उसे गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है यह गोंडवाना कहलाता है, इस कारण यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? मतलब चंबल नदी के द्वारा जो घाटी बनाई गई है, जो कगार काटी गई है, उस कगार के कटने के कारण कौन सा जो अपर्दन है वो इसका प्रमुख कारण है या प्रमुख उत्तरदायी है? स्प्लैश, शीट, रिल और गली। देखो इसका सही आंसर है गली इरोजन, तो गली अपर्दन जो है वही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अमरकंटक स्थित है छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। अमरकंटक सीधी सी बात है, बहुत ही ज्यादा क्लियर है। अमरकंटक जो है यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और यह वह क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और अमरकंटक का जो ये वाला मंदिर है ना, ये अत्यधिक प्रसिद्ध है अपनी बनावट के कारण। अमरकंटक में नर्मदा मंदिर भी है और यहाँ पर हमें 2 जलप्रपात भी दिखाई देते हैं, जिसमें कपिल धारा जलप्रपात और दुर्वासा जलप्रपात या फिर दुग्धधारा जलप्रपात बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और प्रायद्वीपीय पठार। देखो अरावली और विंध्य के बाद में मालवा का पठार स्थित है, ये हम देख चुके हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। बहुत ही ज्यादा क्लियर है, उड़ीसा से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं मिलती है क्योंकि इसकी सीमा अभी सीजी से मिलती है और यहाँ पे जो है हमें सीजी दिखाई देता है, इस वाले भाग में हमें छत्तीसगढ़ दिखाई देता है। तो मध्य प्रदेश की सीमा केवल 5 राज्यों से मिलती है, छत्तीसगढ़,
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। मध्य प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से मिलती है? पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252, 4,08,252, 5,08,245। देखो इसका सही आंसर होगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली। देखो कहा तो मध्य प्रदेश को जाता है, पर क्यों आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश जो है वह भारत के एकदम बीचों बीच में स्थित है, और बीचों बीच में स्थित होने के कारण इसे भारत के हृदय के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश के पश्चिम में राज्य पड़ता है गुजरात। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्षेत्रफल के आधार पे भारत में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान, पहला स्थान, तीसरा स्थान और दूसरा स्थान। देखो ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का अगर आप मैप देख रहे हो और उसके आकार को देखेंगे आप ढंग से, तो ये जो इतना भाग है ये आपको मध्य प्रदेश का दिखाई देगा। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह काफी बड़ा क्षेत्रफल है, और ये आपको राजस्थान का क्षेत्रफल दिखाई देगा। तो राजस्थान जो है वह पहले नंबर में आता है, फर्स्ट नंबर में संपूर्ण भारत में, और मध्य प्रदेश जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, अर्थात हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दूसरे स्थान पर। इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश। देखो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं जुड़ता है अभी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। देखो मध्य प्रदेश के दक्षिण की बात हो रही है, मतलब नीचे तरफ की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? भिंड, सतना, शिवपुरी और श्योपुर। देखो अब उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवपुरी, तो शिवपुरी जो है वो स्पर्श करती है, ठीक है। श्योपुर की जब हम बात करते हैं तो श्योपुर देखिए यहाँ पे, श्योपुर राजस्थान को स्पर्श करता है, ना कि उत्तर प्रदेश को, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्योपुर। और भिंड और सतना को भी देख लेते हैं। भिंड यहाँ पे है, इस कारण से ये यूपी को स्पर्श कर रहा है, और सतना यहाँ पे है, इस कारण से ये भी यूपी को स्पर्श कर रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? सतपुड़ा क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, मालवा का पठार और बघेलखंड का क्षेत्र। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा भाग है वो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, और आप मैप में भी देख सकते हैं सबसे बड़ा भाग जो है वो आपको मालवा के पठार का ही नजर आने वाला है, तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मालवा का पठार। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां स्थित है? बघेलखंड, सतपुड़ा, नर्मदा घाटी और मालवा। सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहे हैं कि सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश में कहां पर है? सिंपल सी बात है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। क्यों? क्योंकि सतपुड़ा के अंतर्गत पचमढ़ी है, और पचमढ़ी के अंतर्गत हमें धूपगढ़ की चोटी दिखाई देती है, जो कि 1350 मीटर के साथ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, सतपुड़ा। मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो 5 राज्य, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड, उत्तराखंड। सीधी सी बात है, बुंदेलखंड भी है, बघेलखंड भी है और मालवा भी है, लेकिन उत्तराखंड जो है वो एक अलग से राज्य है, ना कि कोई क्षेत्र है, तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? राजस्थान, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र। देखो राजस्थान की सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, यहाँ पे आपको दिखाई देगा राजस्थान, यहाँ पे आपको दिखाई देगा गुजरात, यहाँ दिखाई देगा महाराष्ट्र, यहाँ दिखाई देगा यूपी और यहाँ दिखाई देगा छत्तीसगढ़, तो इसका सही आंसर होगा बिहार राज्य के साथ मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा एवं अरावली, सतपुड़ा एवं विंध्यन और विंध्याचल एवं अरावली। देखो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्यन पर्वत श्रृंखला। ये नर्मदा घाटी का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको जो ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं ना, तो इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी यहाँ से बहकर आती है और ऊंचे पहाड़ों से निकलने के कारण ही यह भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। तो यहाँ पर सतपुड़ा और विंध्याचल बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का और हॉर्स्टड का। जब बात करते हैं नर्मदा घाटी का, तो ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। हमने अभी बात की थी, ऑप्शन नंबर बी। भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के मध्य से जब सकरे क्षेत्र से जब नदी बह रही हो तो उसे भ्रंश घाटी क्षेत्र कहा जाता है। नर्मदा के अलावा एक और नदी है जो कि भ्रंश घाटी में बहती है, उसका नाम है ताप्ती नदी। बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? तो बात कर रहे हैं जब बालाघाट जिले की, तो बालाघाट जिले की ऐसी सीमा जो किसी राज्य को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात। देखो बालाघाट जो है वो सबसे किनारे स्थित है, यहाँ पर स्थित है। तो बालाघाट की सीमा जो है वो एक तरफ से महाराष्ट्र को स्पर्श करती है, महाराष्ट्र ऑप्शन में है नहीं, और दूसरी तरफ से हम देखते हैं यहाँ पर तो ये सीजी को स्पर्श करती है। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छत्तीसगढ़। शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? मालवा पठार, मालवा पठार, बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार और रीवा पन्ना का पठार। तो वो जो हम शहडोल जिले की बात कर रहे हैं, शहडोल जिला आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और शहडोल जिला किस क्षेत्र में आता है? तो बुंदेलखंड का पठार यहाँ पर स्थित है, मालवा का पठार यहाँ पर स्थित है, रीवा पन्ना का पठार जो है इस तरफ में स्थित है, और बघेलखंड का पठार जो है यहाँ पर नीचे स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा बघेलखंड का पठार, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रश्नों को समाप्त कर लिया। जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगे हमने उन्हें यहाँ पर कवर कर लिया है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।